हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपकी एनसीईआरटी ईवीएस जो कि सीटेट के एग्जाम में आपकी भर भर के पूछी जाती है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी क्लास नंबर 5th है और 5 से 6 चैप्टर आज की इस क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे एनसीईआरटी के। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसका नाम है जब धरती कांपी। ये 5th क्लास का लेसन नंबर 14 है। इससे पहले के सभी लेसन्स को हम इससे पहली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से डायरेक्टली उनको जाकर के देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको दी गई है। उस समरी को बहुत ही शॉर्ट नोट करके आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ इलाके को भूकंप ने प्रभावित किया था। कई बार पूछ लेता है गुजरात में भूकंप कब आया था, जिसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में मिलता है। तो 26 जनवरी 2001 भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि अगर भूकंप आए तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और ज़रूरी बिंदु ये है कि अगर हो सके तो घर से बाहर खुले मैदान में भाग निकलिए। ठीक है, बाहर निकल जाइए अपनी बिल्डिंग से, अपने घर से, और खाली मैदान में चले जाइए। अगर घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे, तो आप फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाएंगे या बेड के नीचे और उसे पकड़े रखेंगे कसकर, ताकि वह फिसलकर आपसे दूर न हो जाए। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है बचने के लिए। या तो सबसे पहला और सबसे सही तरीका तो यही है कि आप खुले मैदान में बाहर की तरफ भागें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जहां भी आप हैं वहीं पर आपके आसपास जो भी मजबूत ऐसी चीज है, जैसे मेज हुआ, बेड हुआ, तो आप उसके नीचे छिप जाए और उसको कस करके पकड़ के आपको रखना है, ताकि वो फिसल कर आपसे दूर ना जाए। ठीक है, कंपन रुक जाने तक आपको इंतजार करना है वहीं पर। तो ये कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि अगर भूकंप आए तो क्या क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो ये हुआ बात। अगर हम बात करें दोस्तों, अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 को जब भूकंप आया था, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। ये उस दिन की जो एक न्यूज रिपोर्टिंग होती है वो यहाँ पर लिखी गई है। इसी तरीके से आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसमें दी गई है। तो वही चीज आप थोड़ा सा सुनिएगा, इसको फटाफट से आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लिखा हुआ था एक्चुअली वहां पर, कि आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई है। इनमें लगभग 12 बहुमंजिले इमारतें थी। तो ये बताया गया है कि जब 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर भूकंप आया था गुजरात में, तो क्या उसका कितना कहर जो है वो देखने को मिला था। तो आपको जो इसमें याद करना है, वो बस याद करने वाली चीजें ये है जो अभी ऊपर मैंने अंडरलाइन की है, ये सभी। ठीक है, कि आपको भूकंप आए तो क्या करना चाहिए उसके बचाव के लिए, बस इतना आपको यहाँ पर जानना है। इतनी ही चीजें आपके इस चैप्टर में थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब यहाँ आपको क्या जानना है, इस वाले चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, तो देखते हैं। इस कहानी के लेखक हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और क्या दिया गया है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन जो है वो सुनी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि किस उपकरण की मदद से दिल की धड़कन सुनी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे। सांस गर्म होती है तो शीशा
ठंडा। सांस गर्म होती है तो शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी उस पर जो भाप होती है वो जम जाती है, बन जाती है। अगर शीशा ठंडा है और आपकी सांसें गर्म है तो क्या होगा, सांस जो है आपकी वो उससे भाप, उसकी भाप से ठंडे शीशे पर पानी जैसी बूंदें बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में आप किसी चश्मे के लेंस पर या किसी खिड़की पर जिसमें शीशा हो उस पर अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं तो फिर बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई देता, उस पर बूंदें जमा हो जाती है, बिल्कुल धुंधला हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। एक और चीज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा नीचे आती है क्योंकि यह भारी होती है। ठंडी हवा नीचे आती है क्योंकि यह भारी होती है। बस इतना ही इसमें जानने को था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। यहाँ से आपका ज्यादा पूछा जाता है जो चैप्टर हम अभी कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16, नाम है कौन करेगा यह काम। कौन करेगा यह काम। इसमें दोस्तों बताया गया है कि भाई जो जैसे सफाई का काम है ये कौन करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, हम जानेंगे। चलिए, इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं आपके पेपर के हिसाब से जरूरी है जानना, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, जैसे जो सफाई कामगार होते हैं उनके बच्चों की बातचीत बहुत ही संवेदनशीलता से इस चैप्टर में की गई है। साथ ही स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड, ये किसकी है, तो ये फिल्म बनाई गई है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया हो, छुआछूत जैसी बातों को लेकर के, ठीक है, उनकी जाति को लेकर के। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड। किसकी है, स्टालिन के। ठीक है, इनकी ये डॉक्यूमेंट्री है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये एक बात हो गई। इसी के साथ साथ भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव के रहने वाले थे, यहाँ के निवासी थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना, ये तो बिल्कुल आप लोग पहले से जानते होंगे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक स्टोरी छोटी सी मैं सुनाना चाहूंगी जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो उसकी समरी सुन लीजिए। एक लड़का है नारायण नाम का, जब ये 11 साल का था तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। ठीक है, नारायण को। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को के टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। ठीक है, इसका काम क्या था कि जो भी वहाँ साबरमती आश्रम में मेहमान आते थे उनको एक काम सिखाना, वो क्या, टॉयलेट की सफाई करने का। ठीक है, तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी हुई होती थी, ऐसे आजकल के मॉडर्न स्टाइलिश टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। पहले टोकरियां रखी हुई होती थी जिसमें संडास की गंदगी थी, फिर उस जगह को भी साफ करना पड़ता था, यानी खुद ही उसको साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था जिसमें गंदगी होती थी। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, लेकिन आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियों ले जाने का यह काम सभी को खुद करना पड़ता था, यानी चाहे वो कोई मेहमान हो या वहीं रहने वाला कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे कोई भी क्यों न हो, उसको अपनी सफाई खुद से करनी होती थी। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम ही छोड़कर भाग जाते थे। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथियों ने, इन सब ने मिलकर के संडास की सफाई की थी या इस तरीके से टॉयलेट की सफाई की थी। तो ये कुछ रूल बनाए गए थे यहाँ पर कि कौन करेगा यह काम, भाई जिसका काम है वो खुद करे, वो चीजें यहाँ पर प्रमोट की गई थी। तो यही था इस चैप्टर में। बाकी आगे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फांद ली दीवार। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 क्लास 5 का। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है,
जिसकी उभरती हुई सितारा कौन है? अफसाना मंसूरी। ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अफसाना मंसूरी के बारे में कौन से खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। ठीक है, कहाँ रहने वाली? मुंबई के रहने वाली। इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, है ना। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। कौन कौन से मुद्दों पर? जैसे लड़के लड़कियों के खेल एक से हो, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ जेंडर को लेकर के जो समझा जाता है कि सिर्फ लड़के ही अच्छा खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं, तो इस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और साथ ही शोलापुर, ये कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या उसकी आर्थिक स्थिति से, ना ही उसके लिंग से। और कैसे होती है? उसकी योग्यता से पहचान होती है किसी भी खिलाड़ी की। ठीक है, लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति से पहचान नहीं होती है। आगे बात करें मुस्तफा खान नाम का एक आदमी वहां रहता है तथा बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। ठीक है, बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? मुंबई में है। यहाँ पर मुस्तफा खान नाम का एक आदमी भी रहता था। इस पाठ में लिंग भेद को तोड़ा जो खड़ी की है समाज ने। उस दीवार को इस पाठ में तोड़ने की कोशिश की गई है, लिंग भेद की दीवार, इसीलिए इसका नाम है फांदली दीवार। ठीक है, जो समाज ने दीवार बनाई है लिंग भेद को लेकर के, उसको किसने फांद लिया? एक उभरती हुई सितारा अफसाना मंसूरी ने। तो ये आपका इस चैप्टर की समरी थी। बस इतना ही इसके बारे में आपको जानना था। अगला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 19, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। क्या नाम है? किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, चलिए इस बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो वानगाम कहाँ है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये पूछ लिया जाता है छोटी छोटी सी टर्म, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि मुंबई में क्या क्या स्थित है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे शोलापुर मुंबई में है, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। तो ये पूछा जा सकता है कई बार आपसे, और पूछा जा चुका भी है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ स्थित है, जिनका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए आप इन पर चलेंगे। तो कहाँ है वानगांव? ये गुजरात में स्थित है। आगे बात करें, सूखी लौकी को मिट्टी से लपेटकर उसमें बीजों को रखा जाता है। ठीक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, सूखी हुई लौकी को, उसके बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उसे मिट्टी से लपेटकर रख दिया जाता है। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कीड़े लगने से बचाती है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी सब्जी को क्या नाम दिया जाता है? उधियू। क्या नाम दिया जाता है? उधियू। उधियू का अर्थ होता है, गुजराती भाषा में इसको, उधियू को क्या कहते हैं? उल्टा। ठीक है, उल्टा, क्योंकि यहाँ पर मटके को उल्टा रखकर इस पर सब्जी पकाई जाती है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है इस सब्जी को उधियू। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यह सब्जी दूध का मक्खन, दही और छाछ के साथ खाते हैं। इस सब्जी को एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों के प्रयोग से जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं बेहद अच्छे तरीके से कि जब हम एक ही प्रकार की फसल को बार बार उसी जमीन में उगाते हुए चले, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से फसल चक्र को अपनाया जाता है, जिससे कि अलग अलग फसलें जो है अलग अलग मौसम में समय समय पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सके, जिससे मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे। ठीक है, और दवाइयों के स्थान पर जो खाद होती है, घर की बनी खाद होती है, उसका इस्तेमाल किया जाए। आगे बात करते हैं क्रोटोन। क्रोटोन क्या है? ये एक पौधे का नाम है जिसकी जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती है। तो
फिर इसके बारे में हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि क्रोटोन एक ऐसा पौधा है, ये हमें बताता है कि जमीन के किस भाग में पानी की आवश्यकता है। क्या बताता है? जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं इस पौधे के, क्रोटोन पौधे के, ठीक है, क्रोटोन को अगर हम बात करें तो इसको हम जमाल घोटा के नाम से जानते हैं क्रोटोन को, ठीक है। तो क्या होता है, इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो किसान को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इस बाड़ी में, यानी इस खेत में जो है, इस भाग में पानी की आवश्यकता है, तो फिर वो वहां पर पानी देते हैं, ठीक है। तो ये पौधा जो है एक संकेतक के रूप में कार्य करता है, एक सिग्नल देता है जमीन के सूख जाने पर। आगे बात करते हैं, जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्ती और शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। क्या होती है? जमीन उपजाऊ बनती है। अगर पेड़ पौधे सूख करके जो पत्तियां होती है वो फिर से जमीन में मिल जाए और केंचुओं की मदद से जमीन कैसी हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है। वही बात करें तो जमीन के सूख जाने पर जो क्रोटोन नाम का पौधा होता है वो सिग्नल देता है। ये पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी और फिर से आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्रोटोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो कि क्या कार्य करता है? सिग्नल देने का कार्य करता है कि कहाँ किस खेत में पानी की आवश्यकता है। ठीक, बिल्कुल। चलो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, किसके जंगल। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? कि जंगल किसके है। इसके बारे में थोड़ा सा हम कवर करते हैं अभी कि झारखंड में कुड़ुक भाषा बोलने वाले आदिवासी जंगलों में रहते हैं। कौन सी भाषा बोलने वाले? कुड़ुक भाषा बोलने वाले। वहां पर वे कूदते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, क्योंकि वहीं रहते हैं जंगलों में। ठीक है, तो वहीं उनका खेलना खाना सब कुछ होता है। आदिवासियों को वहां से हटाने के लिए सरकार ने बोला, क्योंकि वहां पर कहीं जो है आसपास खदान खोदी जा रही थी और कहीं बाग बनाए जा रहे थे। तो इस वजह से ऑर्डर दिया गया कि भाई जो भी यहाँ पर ये आदिवासी रह रहे हैं इनको इस स्थान से हटाकर कहीं और भेज दिया जाए। तो इसी के ऊपर इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर आपका घूमेगा। चलिए जानते हैं कैसे कैसे। तो एक और चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि जंगल को तोरांग के नाम से भी जानते हैं। किस भाषा में? कुड़ुक भाषा में। ठीक है, कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। तोरांग का अर्थ क्या है? जंगल है। पूछा जा चुका है पहले भी, फिर से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जंगल कानून किस वर्ष में बना था। तो सन 2007 में जंगल कानून बना। ठीक, अब इस जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है आपको बताना, वो इसी कानून के बारे में जानकारी देना है। इस कानून के अंतर्गत क्या होता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ठीक है, जंगल पर उनका हक दिलाता है। कैसे? जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो भी लोग या जो भी आदिवासी लगभग 25 साल या 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल पर या वहाँ के जंगल पर वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर किसका हक होगा? उन आदिवासियों का ही हक होगा या उन लोगों का ही हक होगा जो वहाँ पर लगभग 25 साल से रह रहे हैं। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। ठीक है, तो जंगलों को बचाने का काम भी कौन करेगी? उनकी वहाँ की अपनी ग्राम सभा करेगी। इन जंगल से उनको कोई नहीं हटा सकता है। अगर वो कम से कम 25 वर्ष से उस जंगल में रह रहे हैं तो वो जंगल उनका ही है। ठीक है, वहाँ सरकार कोई भी बांध बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए या खदान के लिए वहाँ से उन आदिवासियों को या उन लोगों को नहीं हटा सकती है जो कम से कम 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं। यही है जंगल अधिकार कानून। ठीक है, यह एक सच्ची कहानी है। किसकी? सूर्यमणि की। सूर्यमणि का कौन है? ये एक चमकता सितारा है या गर्ल स्टार जिसको हम कहते हैं। ये एक गर्ल स्टार है। ठीक, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी बदल दी। तो जो ये सूर्यमणि जिनकी हम बात कर रहे हैं, गर्ल स्टार या चमकता सितारा, इन्होंने ही
इस जंगल अधिकार कानून 2007 को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत की, क्योंकि यहाँ झारखंड में जो है जंगलों से इन आदिवासियों को हटाया जा रहा था, जिसके विरोध में यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के सूर्यमणि ने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया, सरकार का विरोध किया, जिस वजह से फिर इनको ये अधिकार मिला, जंगल अधिकार कानून 2007। और फिर ये अधिकार पास होने के बाद उनको वहां से नहीं हटाया गया, क्योंकि वे 25 साल से ज्यादा समय से वहां रह रहे थे और इन जंगलों पर उन्हीं का अधिकार था। ठीक है, तो ये थी गर्ल स्टार सूर्यमणि की भी कहानी और जंगल अधिकार कानून भी आपने देख लिया। तो लगभग 5 से 6 चैप्टर हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं बहुत तेजी के साथ। तो इस क्लास को गाइस हम यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास को हम नेक्स्ट डे यानी कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। सो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइज आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड, इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है, और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा आप विश्लेषण चार्ट देख पाएंगे। इसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैटर की अगर बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं।